अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम किस्म की हम्द व तारीफ़ात, किब्रियाई और बड़ाई अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए है कि जो तन तन्हा इस पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। करोड़ों दुरूद व सलाम पैगम्बर इस्लाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनके ज़रिए से हिदायत का दिन सारे आलम के अंदर फैला। आज का प्रोग्राम बल्कि आज की बैठक विद ज़ुबैर अब्बासी इसको स्पॉन्सर किया है जी, ताउन किया है रखशिंदा पब्लिक स्कूल और उसके साथ साथ रिजवान स्वीट्स, जिनके आउटलेट्स लांडी और कोरंगी में। रिजवान स्वीट्स एक बेहतरीन इदारा है, मिठाइयों का मरकज़, मीठे का मरकज़। जब भी आपका लांडी कोरंगी से गुजर हो ज़रूर रिजवान स्वीट्स की मिठाई आप ट्राई कीजिए। आज के प्रोग्राम के अंदर हमने जो बैठक लगाई है वो है सियासी बैठक, और वो भी ख़ुसूसी तौर पर वो इस्लामी जमातें जो इस वक्त मुल्क पाकिस्तान के अंदर अपना किरदार अदा कर रही हैं। इन जमातों से इंशाल्लाह हम अपनी बातचीत करेंगे, सवालात रखेंगे जो कि सवालात आपकी तरफ से दिए गए होंगे। लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपसे करना चाहता हूँ कि हमारी बहुत सी आवाम, बिलखुसूस जो दीनदार तबका है, उनका एक शिकवा है कि हमारे मुल्क के अंदर ऐसे लोग हम पर हाकिम हैं, ऐसे लोग हम पर मुसल्लत हैं जो इस मुल्क को एक तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस मुल्क के लिए किसी भी सूरत वो फ़ायदेमंद नहीं है। ये आप आवाम का शिकवा है। लेकिन मैं आपसे एक शिकवा करना चाहता हूँ, उन लोगों से शिकवा करना चाहता हूँ जो लोग ये बात कहे कि सियासत और इस्लाम दो जुदा चीज़ें हैं। मस्जिदों में सियासत नहीं होनी चाहिए, मदरसों में सियासत नहीं होनी चाहिए। मौलवी का सियासत से क्या काम, एक नमाजी का सियासत से क्या काम। सियासत को मस्जिदों से, मदरसों से जुदा करना चाहिए, सियासत को इस्लाम से अलग करना चाहिए। दोनों जुदा चीज़ें। यकीन कीजिए यही वो चीज़ है कि जिसकी वजह से आज मुआशरे के अंदर, वतन अजीज़ पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा बिगाड़ आ चुका है। आपने सियासत को इस्लाम से जुदा किया, मस्जिदों से रुखसत किया, मदारिस से दूर किया। नतीजा ये निकला कि वो लोग आके हम पर मुसल्लत होते जा रहे हैं जो वतन अजीज़ पाकिस्तान के हक़ में, इस्लाम के हक़ में बेहतर महसूस आपको नहीं होते। लिहाजा आपके कहने पर हमने ऐसी इस्लामी जमातों को यहाँ पर इन्वाइट किया है जो इस्लाम के नाम के ऊपर खड़ी हुई हैं और जिनका दावा ये है कि हम मुल्क पाकिस्तान के अंदर इस्लाम को नाफिज करेंगे, मुल्क पाकिस्तान में इस्लामी क़वानीन को राइज करेंगे। तो हमारे साथ इस वक्त जो स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं उनका मैं आपको तारुफ़ करा देता हूँ। मेरे साथ जी तशरीफ़ रखते हैं एडवोकेट मुमताज़ हुसैन साहब, जो कि नायब अमीर हैं जमात इस्लामी सूबा सिंध के। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। थैंक यू। उन्हीं के साथ मौलाना समीउल हक सवाती साहब मौजूद हैं जी, जो कि तर्जुमान जमीयतुल उलमा इस्लाम सूबा सिंध है। आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद। बहुत शुक्रिया जी। हमने एक सीनियर तज़िया निगार को भी यहाँ पे इनवाइट किया है जिनका नाम है अब्दुल जब्बार नासिर साहब। आपको भी इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। एक और इस्लामी जमात पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के कराची के सदर नदीम ऐवान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको भी इस प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। जनाब, इस वक्त सवालात की तो हमारे पास भरमार है और बहुत सारे सवालात हैं आपके कि इस्लामी जमातों को लेकर के इस मुल्क में इनका क्या किरदार है, या माजी में इन्होंने क्या किया, या मुस्तकबिल में इन्होंने क्या किया। तो मैं समझता हूँ कि बातें सबकी हैं, वो जमातें कोई भी हो, जितने भी मुल्क के अंदर जमातें मौजूद हैं, सबकी बातें बहुत हैं। अमल कहाँ है, आइए इनसे पूछते हैं। जनाब, आपसे मैं शुरू करना चाहूँगा इस प्रोग्राम को। यकीनन अभी जनरल इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं और जमात इस्लामी का इसमें यकीनन बहुत बड़ी एक्टिविटी है। बहुत सारे इलाकों के अंदर आप काम कर रहे हैं। इस काम के साथ यकीनन और जमातों की तरह आपका भी यही दावा है कि हमने इंशाल्लाह मुल्क पाकिस्तान की खिदमत करनी है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, पिछले दिनों जो बल्दियाती इंतखाबात हुए, उन इंतखाबात के अंदर आपको कई इलाकों में आपके नुमाइंदे मौजूद हैं, आपके नाज़िम, आपके चेयरमैन मौजूद हैं। तो इन दिनों में जो इतना वक्त आपको मिला बल्दियाती इलेक्शन से लेकर जनरल इलेक्शन तक, इस बीच में आपकी क्या खिदमात हैं जिनको आप आवाम को बता सकते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में कराची के अंदर जो बल्दियात के अंदर हमें कामयाबी मिली है, हकीकत तो ये है कि इस वक्त इस बात पर हमारे मुखालिफ भी तस्लीम करते हैं कि जमात इस्लामी का नंबर 1 था, लेकिन जमात इस्लामी से मैंडेट छीन लिया गया। लेकिन उसके बावजूद जो जमात इस्लामी को टाउन में या यूसीज़ में मिले हैं, तो जमात इस्लामी के लोगों ने वहाँ काम शुरू कर दिया है, वहाँ सफाई का काम शुरू कर दिया है, ड्रेनेज का काम शुरू कर दिया है, और बहुत सारे पार्क जो है उन्होंने बनवाए हैं जो आपको मीडिया पर नज़र आते हैं। तो यह जमात की टीम जो है गोया इस खिदमत के काम में लग गई है। और जमात इस्लामी का तो ये खिदमत शार है कि बग़ैर इक़्तिदार के भी खिदमत करती है। तो अगर जो जितने इख्तियारात हमें मिले हैं या जिन इलाकों में मिले हैं,
तो इन इलाके में जाकर देखें तो आपको तब्दीली नजर आएगी। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, एक चीज़ और मैं महसूस करता हूँ, इस वक्त बहुत सारी जमातें हैं जो किसी न किसी को अपने साथ में लेकर इस वक्त सियासी कैंपेन चला रहे हैं। आपको जमात इस्लामी को मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा इस वक्त भरोसा है अल्लाह के ऊपर या अपने ऊपर कि आपने किसी को साथ नहीं मिलाया, क्या वजह है? देखें कि हमने साथ मिलकर भी काम किया है और उसके भी पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स हमारे सामने रही हैं। जमात इस्लामी की हैयत जो है वो बाकी हमारी जो तंजीमें हैं उससे बिल्कुल अलग किस्म की है ना। तो इस वक्त जमात इस्लामी की मरकज़ी शुरा ने जो बड़े गौर व फिक्र के बाद ये फ़ैसला किया कि हम अपने निशान और अपने परचम के साथ जमात को जो है आगे ले जाना चाहते हैं। उसमें हमारे कारकुन की यकसुई भी रहती है और हमें भी ज़रा अंदाज़ा होता है कि हम जो काम कर रहे हैं उसके असरात इस मुआशरे पर या लोगों पर कितने महसूस होते हैं। क्योंकि जमात इस्लामी जिस तरह यहाँ तालीम के मैदान में, सेहत के मैदान में या जो मुख्तलिफ आफात आती हैं उसके हवाले से जो काम करती हैं, यानी इस वक्त सिंध के अंदर जो ये सैलाब का मसला आया तो जमात इस्लामी ने बड़े पैमाने पर वहाँ जो है काम किया, या थर का मसला हो। तो ये जो हमारे खिदमत का काम है, लोगों तक रसाई का काम है, तो हम देखना चाहते हैं उसके नतायज भी आखिर क्या है। अच्छा, और हम ये भी चाहते हैं कि जिनकी हम खिदमत करते हैं वो हमारे साथ दें ताकि हम मज़ीद उनकी खिदमत कर सकें। लेकिन एडवोकेट साहब, यहाँ पर एक बात मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि इस वक्त MQM जो है वो बड़ी भरपूर अपनी मुहिम लेके चल रही है और आपके बारे में मारूफ ये है कि जमात इस्लामी तभी कामयाब होती है जब MQM बाइकाट करती है। तो इस दफ़ा तो MQM का बाइकाट नहीं, आप क्या समझते हैं कि आप कामयाब हो सकते हैं? मेरे ख्याल में जमात का इस वक्त कराची के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा इमेज है। यानी कराची वस्ती से लेकर मैं कई काठोर तक के दौरा किया है, तो जमात की एक बेहतरीन गुडविल मौजूद है, लोग जमात को पसंद कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जमात इस्लामी को, तराजू को लोग अच्छा रिस्पॉन्स। चलें जी, ये तो देखेंगे, वक्त बताएगा 8 फरवरी के कौन आता है, क्या होता है, वहाँ का किसके ऊपर ज़्यादा यकीन है। जनाब, आपसे सवाल साहब मैं पूछना चाहूँगा कि यकीनन JUI इस वक्त एक इस्लामी जमातों के अंदर एक सीनियर जमात है और आपको काफ़ी अर्सा पावर भी मिली 2002 से 2008 तक APK वगैरह में। तो इस अरसे के अंदर वहाँ पर इस्लाम के लिए या पाकिस्तान के लिए आपकी क्या खिदमत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अब्बास साहब, मैं आपका और इदारे का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जमीयत उलमा इस्लाम को नुमाइंदगी का मौका इनायत फरमा रहे हैं। थैंक यू। जहाँ तक आपने 2002 से 2008 तक की बात की है, तो वो दौर हमारे लिए यकीनन बड़ा चैलेंजिंग दौर था और एक आमिराना दौर से मुल्क जो है गुज़र रहा था। तो जमीयत उलमा इस्लाम अकेली नहीं थी, उस MMA का अलायंस था और उसमें हमारे साथ जमात इस्लामी भी शामिल थी, JUP भी शामिल थी। एक बड़ा सुनहरा दौर गुजरा है और उसमें मेरा ख्याल है जो मुत्तहिदा मजलिस अमल की असल हुकूमत थी वो खैबर पख्तूनख्वा में थी और खैबर पख्तूनख्वा में बड़े मिसाली कारनामे उस दौर में हुए जिसमें बिलखुसूस जो है ख़वातीन के लिए अलग कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और इसी तरह से स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स तक जो है वो मंसूबे दिए गए और इसी तरह से उस वक्त की जो मुत्तहिदा मजलिस अमल की हुकूमत थी उसमें बाकायदा जो है वो कोशिश की गई कि निसाब तालीम जो है वो उसको जो है वो यकसां रखा जाए और साथ ही साथ जो है स्कूलों की जो किताबें होती हैं उस पर भी कोशिश की गई कि वो भी तलबा को जो है वो मुफ्त फराहम की जाएँ। तो मंसूबे तो यकीनन उसमें बहुत सारे थे, बड़े मंसूबे थे, बन्नों की तरफ भी, डेरा इस्माइल ख़ान की तरफ भी, सवाबी, चार सद्दा और मुख्तलिफ जो अज़ला हैं उसमें बड़ा काम किया गया। लेकिन ज़ाहिर है कि जहाँ दूसरी तरफ जमीयत उलमा इस्लाम का एक बुनियादी हमारा जो नस्ब-उल-ऐन है वो इस्लामी कानून साजी भी है और इस्लामी कानून साजी के हवाले से जो इसमें एक बात मैं आपसे पूछना ही चाहूँगा कि इस्लामी कानून साजी वगैरह जो आप बात कर रहे हैं, लोग तो आवाम तो इस चीज़ से परेशान होती हैं, डरती हैं कि अगर इस्लामी गवर्नमेंट बन जाती है, इस्लाम के दावेदार जो मुल्क के हैं वो अगर आ जाते हैं तो शायद ख़वातीन को घरों में बिठा दिया जाएगा और तालीम उनकी ख़त्म कर दी जाएगी। तो क्या ऐसा भी होगा? नहीं, मेरा ख्याल है ये एक बड़ा मनफी पहलू है जो मेरा ख्याल है कि लिबरल्स तबका जो है उसकी तरफ से उजागर किया जाता है। हालांकि आप अगर देखें इस्लामी जो माहौल है, इस्लामी माशरा है, उसमें सबसे ज़्यादा ख़वातीन को मौक़े फ़राहम है। आज अगर मैं अपने वफ़ाक़ुल मदारिस जो पूरी दुनिया का इस वक्त का सबसे बड़ा इम्तिहानी बोर्ड है, एजुकेशनल बोर्ड है, उसकी अगर मैं आपके सामने सिर्फ रखूं तो उसमें मेरा ख़्याल है हमारे पास जो ख़वातीन का रेशो है वो मर्दों के मुकाबले में
बहुत ज़्यादा है। यानी कि हमारे पास अगर 1 लाख मर्द हैं तो उसके मुकाबले में 2.5 लाख ख़वातीन हैं। अच्छा, माशाअल्लाह। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि मजहबी तबके अगर ख़वातीन को जो है एक ख़ास माहौल के अंदर रखना चाहते होते या उनको तालीम से महरूम रखना चाहते होते तो फिर दीनी तालीम ही क्यों। और फिर दीनी इदारों में आपको पता है कि सिर्फ दीनी तालीम नहीं रही, उसमें असरी उलूम भी पढ़ाई जा रही हैं, कंप्यूटर साइंस भी पढ़ाई जा रही है उनको। आपको कहने का मकसद ये है कि अगर इस्लामी गवर्नमेंट बनती है, इस्लामी लोग इस निज़ाम में आते हैं, तो उसकी वजह से ख़वातीन को, जो लोगों का रुझान है, सोच है कि उनको शायद घर में बिठा दिया जाएगा, ऐसा इंशाल्लाह नहीं होगा, बल्कि उनको मौके मिलेंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और उसके लिए ये है कि ख़वातीन को जिस माहौल की ज़रूरत होती है वो माहौल उनको फराहम किया जाए कि एक मखलूत माहौल से अगर हम इनकारी हैं और उसमें हमारी माएँ बहनें जो है महफूज तस्वुर नहीं की जाती, तो हमें वो माहौल जो है वो बनाना चाहिए ताकि हमारी माएँ बहनें उस माहौल के अंदर आज़ादाना काम कर सकें। बहुत ही उम्दा गुफ्तगू जी। मैं आपसे पहले अब्दुल जब्बार साहब इनकी तरफ आऊँगा, क्योंकि आपकी तरफ मैं आखिर में आऊँगा, ताकि इन तमाम चीज़ों के ऊपर तज़किया तो आपने ही देना है ना। तो मोहतरम जनाब नदीम ऐवान साहब, आपसे इस बात को मैं जानना चाहूँगा कि आपकी जो पार्टी है पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग, ये तो इस वक्त मेरा ख्याल है बिल्कुल एक नई मुतारिफ हुई है और अभी तक कोई इक़्तिदार भी आपको नहीं मिला, ना कहीं आप आए, तो किस बिहाफ के ऊपर आप खड़े होकर लोगों से कहेंगे कि हम आएंगे तो आपकी खिदमत करेंगे? मिसाल के तौर पे जो पुरानी पार्टीज़ हैं वो तो अगर अपना किरदार कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी ना किसी को मिल जाएगा कि जी हमने पिछली दफ़ा आए और ये काम किया, आपके पास ऐसी क्या चीज़ है जो आप दिखा के लोगों से वोट मांगते हैं? बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग यकीनन पहली मरतबा जनरल इलेक्शन में आ रही है और मुल्क भर में हम 500 से ज़्यादा सूबाई और कौमी हलकों से अपने उम्मीदवारों को हमने मैदान में उतारा है। यकीनन ये एक नई जमात के तौर पर है, मगर जिन उम्मीदवारों को हम मैदान में लेकर आए हैं वो कोई नए नहीं हैं। अच्छा। वो इसी माशरे में, इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं, उनकी अपनी समाजी खिदमात हैं। मैं अगर अपनी बात करूँ तो 2003 में बदीन का सैलाब था कि जब मैंने वहाँ पे अपने काम का आगाज़ किया। 2005 का ज़लज़ला था, कराची के नौजवानों के साथ मिलके हम लोगों ने बहुत सारा जो है ना काम किया, बल्कि पूरे पाकिस्तान ने किया। 2010-11 का सैलाब था। फिर हमारे पास एक टीम है। अच्छा। और जब ये काफ़िला शुरू हुआ, खालिद मसूद सिंधु साहब ने अपने उन लोगों को जमा किया कि जो लोग माशरे में कुछ कर सकते हैं, और बिलखुसूस ये है कि हम पाकिस्तान की तरक्की और तामीर के हवाले से ऐसी टीम बनाएं कि जो इन सारे कामों को आगे ले। तो इसके अंदर हमारे पास तालीम के मैदान से बहुत अच्छे चेहरे हमारे पास मौजूद हैं, सेहत के मैदान से हमारे पास बहुत अच्छे चेहरे मौजूद हैं, समाजी खिदमात रखने वाले लोग मौजूद हैं। फिर एक बात अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पास सियासी बैकग्राउंड रखने वाले लोग। अच्छा। उसकी वजह यह है कि जब ये पिछले 1.5-2 साल पाकिस्तान के अंदर कुछ सियासी जमातों के जो मामलात हुए, बहुत सारे लोग हम समझते हैं कि हर बंदा, मैं एक आम शहरी की अगर बात करूं तो ये सारी पाकिस्तानी जमातें हैं, मगर वो किसी एक जमात के सरबराह को या उस जमात को सिर्फ इसलिए पसंद करता है कि वो जमात पाकिस्तान को तरक्की में आगे ले जाएगी। तो अगर ऐसी सूरत में जब मामलात कुछ ख़राब हुए तो बहुत सारे लोग अपने साबका जमातों से, अपनी क़यादत से मायूस थे, मगर एक अच्छा सियासी बैकग्राउंड रखते थे। उसमें पंजाब के कई इलाकों से, KPK के कई इलाकों से, बिलखुसूस में कराची और अंदरूनी सिंध की बात करूं तो यहाँ हमारे पास बहुत सारे वो लोग आए कि जिनका सियासी बैकग्राउंड था, और हम ये समझते हैं कि ये लोग माशरे के अंदर अपनी जगह रखते हैं और इन सारे कामों के साथ वो इस वक्त खड़े हैं। मैं समझता हूँ कि हम ना लोगों से एक बात कहते हैं, हम ये कहते हैं कि जी वोट इमानत है, आपने देना है, आप जिसको भी देंगे उसका माजी देख लें। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप उसका माजी जो है अच्छा होगा, उसका मुस्तकबिल भी अच्छा होगा। और हम जिन लोगों को लेकर आए हैं इनमें से हर उम्मीदवार ऐसा है जो बाकिरदार है, दयानतदार है, ईमानतदार है, माशरे के अंदर अपना एक बेहतरीन मुस्बत रोल रखने वाला है, और उसने इतने काम अपने इलाकों में किए हुए हैं कि लोग उसको जानते हैं। अच्छा। तो इस इलेक्शन में मुझे यकीन है कि पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग नए चेहरों को, इसी तरह समाजी खिदमत करने वालों को, इसी तरह सियासी बैकग्राउंड रखने वाले जिन लोगों को लेकर आई है और जिस मंशूर के साथ आई है, तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हर पाकिस्तानी तक पहुंचना हमारा टारगेट है। और ये फैसला 8 तारीख को पूरी पाकिस्तानी कौम देखेगी कि कौम ने पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग को भरपूर अंदाज से कबूल किया और वोट दिया। चलिए जी, ये यकीनन देखा जाएगा 8 फरवरी को कौन आता है, क्या होता है। बहुत बड़ा एक दिन आने वाला है, उस दिन के अंदर एक बहुत लोगों की दिलचस्पी है कि 8 फरवरी को होने क्या वाला है। एक ये मैं समझता हूँ कि ये जो एक मेयर साहब ने भी बात की कि ये इस वक्त तराजू और पतंग और इसी के साथ कुर्सी, यानी 3 निशानात इंतखाबी जो है उसकी तरफ उन्होंने इंडिकेशन दी है। तो ये इतनी बड़ी
तरीके से, यानी इन जमातों के साथ आपका अगर नाम लगाया जा रहा है कुर्सी का, तो ये आपने ऐसी क्या एक्टिविटीज़ इस वक्त की हैं कि आप इस टाइम इन बड़ी जमातों के साथ आके खड़े हुए हैं जिसे मेयर साहब निशानदेही कर रहे हैं? अच्छा, मैं समझता हूँ कि हमने अपना काम के ना सारी तवज्जो अपनी स्ट्रक्चर के ऊपर दी, तंजीम साजी के ऊपर दी, हमने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर अपने काम को किया और कोशिश की कि हम अपने मुहिमात के साथ काम को आगे लेकर चलें। कराची में एंटी महंगाई मुहिम थी हमारी, हमने अपनी महंगाई से अपने कामों का आगाज़ किया। हमने अवामी इस महंगाई के अंदर अवामी सहूलत बाज़ारों का एक सिलसिला शुरू किया। हमने अवामी सस्ते सहूलत बाज़ार, ये सब्ज़ी बाज़ार शुरू किए। मुख्तलिफ़ जगहों पे सस्ते तंदूर हमने शुरू किए और इनका सिलसिला बढ़ता जा रहा है कि बाज़ जगह पे 10 रुपये की 1 रोटी और बाज़ जगह 25 रुपये में 2 रोटी हम दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसी तरह हमारे और कई मुहिम थे, मगर मैं एक बात ये कहूँ कि हमने इन तमाम इलेक्शन मुहिम नहीं थी, हमने अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स से चीज़ें थी, हमने ये समझा कि एक सियासी जमात की हैसियत से हमें उन लोगों को जो ज़िम्मेदार हैं, पीडीएम की हुकूमत के वो जो 16 महीने थे कि जिसमें हर रोज़ महंगाई के ऊपर पेट्रोल छिड़का जाता था और कीमतें बढ़ जाती थी, पेट्रोल की भी और डॉलर की भी, और उसके साथ रोज़ाना की बुनियाद पे महंगाई बढ़ती थी। अच्छा, जो दुकानदार है वो ये कह के कि प्रोडक्ट पीछे से महंगी आ रही है, वो महंगी कर देता था, हर चीज़ में इजाफा होता था। अगर नहीं होता था तो एक मजदूर पेशा जो तबका है या तनख्वाहदार तबका, उसकी तनख्वाह में इजाफा नहीं होता था, पेट्रोल उसकी हर चीज़ में किराए में इजाफा है, तालीम में इजाफा है, सेहत में इजाफा है, रोज़मर्रा की जो वो ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदता है। हमने एक फ़ैसला तो ये किया कि उन ज़िम्मेदारान को उनकी ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाया जाए, एक सियासी रोल अदा करे, मगर उसके साथ आगे बढ़ के कुछ ऐसे काम किया जाए जिससे लोगों को रिलीफ दिया जाए। जहाँ तक बात मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब ने की, तो मैं ये समझता हूँ कि उनका ये कहना, हमने तो अभी 1-1.25 महीना हुआ अपनी इंतखाबी मुहिम को इंतखाबी निशान के साथ शुरू किया है, मगर मैं समझता हूँ कि ये वो उनके दिल में एक बात है कि जो सियासी जमातें इस वक्त मौजूद हैं उनके परचम, उनकी चीज़ों को उतार के वो अपनी सियासी जमात को जो है ना आगे लाने की कोशिश करना चाहते हैं। और ये बड़ी मैं समझता हूँ कि इस वक्त तमाम सरकारी मशीनरी इस वक्त जो मुख्तलिफ जगहों पर उनके चेयरमैन मुंतखब हुए हैं, वो हर जगह पीपल्स पार्टी के झंडे के साथ तरक्याती काम कर रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक की खुली खिलाफवर्जी है, और उसके ऊपर सब खामोश है। बहुत उम्दा गुफ्तगू कीजिए नदीम ऐवान साहब ने, जिस तरफ तवज्जो दिलाई है। मैं आखिर में अब्दुल जब्बार नासिर साहब आपसे इस चीज़ का तज़िया चाहता हूँ, ये इस्लामी जमातें जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं या इसके अलावा भी जो इस वक्त हमारे टीवी चैनल पे मौजूद नहीं है, इनका कहना ये है कि जी हम आएंगे, हमारी खिदमत के शोबे होते हैं, जैसे कि अभी एडवोकेट साहब ने बताया, सवाती साहब ने बताया, नदीम ऐवान साहब ने अपनी खिदमत आवाम के सामने बयान की, तो आप इन खिदमत से या इनकी सियासत से इनका माजी देखते हुए किस हद तक मुतमईन है और क्या आप इस पर फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ज़ुबैर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। देखिए, मैं समझता हूँ कि मजहबी जमातों को इक़्तिदार जब इसका जायज़ा लेते हैं, हम पूरी पाकिस्तानी तारीख़ का तो 2 मौक़े पे मजहबी जमातों को जुज़वी तौर पर इख्तियार मिला है। एक तो 1971 में 73 में जो मुफ्ती साहब चंद महीने के लिए, तकरीबन 1 साल के लिए खैबर पख्तूनख्वा के मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह वज़ीर आला बने थे, और चंद महीने के बाद फिर वो भुट्टो साहब के एक अमल की वजह से वो मुस्तफ़ी हुए, और वो भी तन्हा जमात के तौर पर इत्तेहादी थे। नेब के जो है ना उस वक़्त की जो नेब जमात थी उसके इत्तेहादी थे। मेरे ख़्याल से वो उस 1 साल की कारकर्दगी को आप देखें तो वो बहुत मुनासिब रही है, बहुत ही क़दरे बेहतर रही है मजमूई तौर पर। इसी तरह फिर MMA का जो 5 साला दौर है खैबर पख्तूनख्वा में ही, और कुछ हद तक जो है ना बलूचिस्तान में इत्तेहादी होने के नाते वहाँ पे तो मजमूई तौर पे, और ये वो सिर्फ JUI का था जो 70 वाला, और ये 4-5 जो बड़ी जमातें थी मजहबी उनका था। बहुत अच्छा MMA का दौर रहा है, और अवाम जब इन पर एतमाद नहीं करते हैं और इनका साथ नहीं देते हैं तो मेरे ख्याल से फिर अवाम का शिकवा नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त। देखें, आपने यहाँ पर इसके कोई भी इस पाकिस्तान में जब भी कोई मुश्किल आती है, यहीं आपको सफ़े अव्वल में यही लोग खड़े होते हैं। अब इसी शहर में, जिस शहर में हम बैठे हैं, बहुत सारी बातों से मैं इख्तलाफ कर सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ों से मुझे इख्तलाफ है, शायद रहेगा जमात इस्लामी से, लेकिन आप देखें गैस की मसला हो, बिजली का मसला हो, सेवरेज का मसला हो, महंगाई का मसला हो, बच्चों का मसला हो, कोई भी मसला हो, वो खड़ी हो जाती है। तो एक मतलब मेरे और जब भी आपने एतबार किया
जब भी आपने एतबार किया बल्दियाती सतह पर, अब्दुस्तार अफ़गानी साहब ने के दौर में एतबार किया, अच्छा इसी तरह जो है ना नियामतुल्लाह खान मरहूम के दौर में एतबार किया आपने, और बिल्कुल उसका रिज़ल्ट उन्होंने दिया है। और अब भी मुमताज़ साहब ने दुरुस्त बात की कि हम अभी तक की जो चंद माह की कारकर्दगी पे जायज़ा लें तो जहाँ जमात इस्लामी के टाउन है वहाँ पे कदरे बेहतर जो है ना बाकी जगह के मुनासबत से कदरे बेहतर काम नज़र आता है। जी, बहुत ही खूबसूरत तज़िया इन्होंने पेश किया। अभी लेकिन हमारे पास एक मजबूरी है कि बीच में एक ब्रेक आ गई है। प्रोग्राम इंशाल्लाह कंटिन्यू रखते हैं, इसी मौजू को आगे लेके चलते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी, प्रोग्राम से वापसी में बैठक में ज़ुबैर अब्बासी में आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी सीनियर तज़िया निगार अब्दुल जब्बार नासिर साहब की बात गुफ्तगू चल रही थी। उन्होंने उसके अंदर जमात इस्लामी के हवाले से, इसी तरह GUI के हवाले से, MML के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की थी और अभी इनकी कुछ गुफ्तगू बाकी थी। इस बीच में ऐड आ गया था, कमर्शियल आ गया था, लिहाजा हमको कमर्शियल की जानिब जाना पड़ा। जी, तो आप इसमें कुछ फरमा रहे थे। तो देखें, अभी इसी तरह जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप नदीम भाई से बात कर रहे थे मेयर साहब की कि वो कहते हैं कि तीन ही जमातें हैं, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस वक्त अगर हम शहर की तरफ देखें मजमूई तौर पर मुनज़्ज़म अंदाज में अगर कोई जमातें इंतखाबी मुहिम चला रही है जिस तरह चलाना चाहिए, तो मेरे ख़्याल से बिल्कुल दुरुस्त है कि जमात इस्लामी है, मरकज़ी पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम अगर नौ वारिद है। मैं समझता हूँ कि इनकी क़ियादत काबिल तहसीन है कि उन्होंने बड़ी जगह बना ली है। इसी तरह MQM है, मुनज़्ज़म अंदाज में। बाकी जो जमातें हैं ये इस वक्त छोटे छोटे ग्रुप्स की शक्ल में काम कर रही हैं। पीपल्स पार्टी भी मरकज़ी सतह पर जो है ना काम नहीं कर रही है, जो इंतखाबी मुहिम है। तो ये एक अच्छा मेरे ख़्याल से पैगाम है। एक जमात आई अचानक, और अचानक से क्या, पहले से इनका फलाही और जो माशरे में अच्छा काम है, मैं तो कम से कम 30-40 साल से इनके लोगों को काम करते हुए देख रहा हूँ। और मुख्तलिफ़ शोबों में बिलखुसूस जो सैलाब हो या किसी मुसीबत में हो या परेशानी में हो, इनके लोग काम करते हैं। अब सियासत में आए हैं और सियासत में आते ही एक अच्छी जगह बनाई है, कम से कम आवाम के जो ज़ाहिरी सतह पर है। अब आवाम कितना वोट देते हैं वो अलग बात है, बिल्कुल मुस्बत पैगाम है ये। हम तो अल्लाह करीम से दुआ करेंगे जी जो इस मुल्क के लिए और इस्लाम के लिए बेहतर हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे मुल्क की नुमाइंदगी के लिए, आवाम की नुमाइंदगी के लिए चुन ले। हमारी तो ख्वाहिश और दुआ ये है। हुज़ूर, आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त एक तासुर आवाम के अंदर ये मौजूद है कि जो भी सियासी जमात इलेक्शन में आती है, अपने लोगों को खड़ा करती है, लाजमी सी बात है ये सैकड़ों और हज़ारों का बजट पे काम नहीं होता, ये लाखों और करोड़ों के बजट पे काम होता है। तो कहते ही है कि आने के बाद जब वो आ जाते हैं तो ये सारा पैसा जो उन्होंने लगाया हुआ होता है ये करप्शन की सूरत में इन्होंने पूरा करना होता है। आपकी जमात इसको कैसे पूरा करेगी? देखिए ना, ये जो मुख्तदर कुव्वतें हैं उनके पास तो जो पार्टियां जो हुकूमत में रहती हैं उनके पास हराम का पैसा है और नज़र आता है जिस तरह इस्तेमाल करते हैं। यानी आखिरी हर बार उनका ये भी होता है कि गुज़श्ता इलेक्शन में भी 5,000 से 10,000 तक वोट उन्होंने ख़रीदा भी। अच्छा, लेकिन जो दीनी जमातें हैं, जो मजहबी जमातें हैं, वो हमेशा उनका सरमाया जो है वो कारकुन होता है या मुखिर अफराद होते हैं या इस्लाम से हमदर्दी रखने वाले, मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं। तो हमारे लिए तो वही सरमाया है, वो आज भी वही सरमाया है और कल भी वही सरमाया है। तो हम उनके बलबूते पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और हमारे पास जितने भी वर्कर्स होते हैं सब रज़ाकार होते हैं। सुबह को खाना घर से खा कर निकलते हैं तो रात को फिर घर जाके खाते हैं। तो हमारे पास हम ये काम तो बड़ा नज़र आ रहा है आपको, लेकिन एक कोई काम हम मजदूरों से नहीं ले रहे। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं वो इक़्तिदार में आने के बाद कुर्सी का नशा उन पे भी तारी और वो भी आवाम की वही नहीं, उसके लिए देखें, उसके लिए हमारा एक माजी है। हमारे भी सेनेटर रहे हैं, हमारे कौमी मेंबर रहे हैं, हमारे MP रहे हैं। आपके कराची में सैयद रशीद रहा है ना, तो उसने अपनी तनख्वाह बिलियारी वालों के ऊपर खर्च किया। अच्छा, और मुसलसल उनकी खिदमत करते रहे और हर तकलीफ में हर चौराहे पर उनके साथ रहे। आज आप देखें कि वहाँ उनका कोई बंगला हो या कोई प्रॉपर्टी बनाई हो, और जमात के अंदर शायद दूसरे लोग एहतसाब बाद में करें। अच्छा, लेकिन जमात के अंदर खुद एक एहतसाब का सिस्टम है। कहीं अगर कोई कमज़ोरी महसूस हो तो जमात इस्लामी खुद ही उसके ऊपर कार्रवाई कर देती है। तो इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा माजी गवाह है। सुप्रीम कोर्ट ने भरी सुप्रीम कोर्ट में आपके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम अमानत दयानत की बात करते हैं तो फिर तो सिराजुल हक बचता है। वो वज़ीर ख़जाना रहे हैं, उसको मीडिया ने दिखाया है कि आज भी जिस घर में रहते हैं, जिस घर में पहले रहते थे आज उसी घर में रहते हैं, और मरकज़ में रहते हैं तो जमात का मरकज़ है, कल अमी नहीं होंगे तो उसी घर में जाके रहेंगे। अब्दुल सत्तार अफगानी साहब का घर देखें, मैं खुद जब उसकी
राजगत के लिए जो आदमी 8 साल मेयर रहा, कौमी असम्बली का मेंबर रहा, लेकिन उसका घर क्या था? एक सादा सा फ्लैट। और इत्तेफाकन अरबाब रहीम वज़ीर आला वहाँ दुआ करने के लिए आया, तो जब उसने पूछा कि अफगानी साहब के बंगला वंगला कहाँ है, तो लोगों ने कहा कोई बंगला नहीं है। गाड़ियाँ कहाँ हैं? कोई गाड़ी नहीं है। उनको बताया कि गाड़ी भी जमात इस्लामी की है, उसका कोई बंगला नहीं है। तो सीढ़ी से उतर रहे थे तो उसने कहा कि आज मुझे मालूम हो गया कि इस दौर में सियासत इबादत हो सकती है। तो यानी हमारा एक माजी है। हमारी बहुत बहुत अच्छी बात है। अल्लाह करीम हम सबको अच्छे अमल की तौफीक दे और हमारे जितने भी लीडरान हैं और जितने भी हमारे रहनुमा हैं उनको इस बात की तौफीक दे कि वो मुल्क लूटने के बजाय मुल्क को कुछ दे के जाएँ। सर आप ये फरमाइएगा कि आपकी पार्टी भी इस टाइम इलेक्शन में खड़ी हुई है और वो भी यकीनन एक अच्छा इसके ऊपर खर्च कर रही होगी, तो आपके जब लोग इक़्तिदार में आएंगे तो कहीं आपके लोगों के ऊपर तो ये शुबा नहीं किया जा सकता कि उन्होंने कोई करप्शन करके अपने पैसे पूरे कर लें? बासी साहब, मेरा ख्याल है जमीयत उलमा इस्लाम की जो क़यादत है और जमीयत उलमा इस्लाम के जो पार्लिमानी रिकॉर्ड रहा है वो ऑन द रिकॉर्ड है। और पिछले तकरीबन कोई जितनी पाकिस्तान की उम्र है उतनी जमीयत उलमा इस्लाम की भी उम्र है अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल, आप एक सीनियर और मेरा ख्याल है कि जमीयत उलमा इस्लाम के जितने वज़रा मुशीर या जब भी कभी जमीयत उलमा इस्लाम को किसी गवर्नमेंट के अलायंस में शमूलियत का या फिर MMA के दौर का, हमारे भी इस कराची से MNAs और MPAs मुंतखब हुए हैं, पूरे मुल्क से हमारे वफाकी मिनिस्टर रहे। तो मेरा ख्याल है दीनी जमातों में ज़ाहिर है सबका एक अपना किरदार रहा है। मैं जमीयत उलमा इस्लाम की अगर बात करूँ तो हमारे वज़रा तो वो रहे कि जिन्होंने मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब, आपको याद होगा कि रमज़ान मुबारक के अंदर वो वफाकी मिनिस्ट्री उनके पास थी और रमज़ान मुबारक के अंदर अफ्तारी करते हुए वो ड्राइवर भी उन्होंने मुनासिब नहीं रखा अपने पास, वो ख़ुद ड्राइविंग करते थे और ख़ुद ही ये ट्रैवलिंग सारी चीज़ें खुद करते थे। और फिर उन्होंने कौम को बहुत सारी चीज़ें वापस की हैं, यानी जो हाजियों के लिए पैसे जमा किए गए, जो एक हज कोटे पर जो हाजी हज के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे, तो जो रकम बची ये भी पाकिस्तानी रिकॉर्ड का हिस्सा है कि बहुत कम अदवार ऐसे रहे हैं, क्योंकि 16 माह की उस गवर्नमेंट में जमीयत उलमा इस्लाम के पास जो है औकाफ़ की वजारत रही, तो उस वजारत के अंदर जो है जमीयत उलमा इस्लाम ने हाजियों को बाकायदा 1,30,000 से 1.5 लाख तक की रकम जो है वो वापस की। और इसी तरह से जमीयत उलमा इस्लाम के उस दौर की वजारत के अंदर तकरीबन सिर्फ मवासलात की वजारत में 6,000 से ज़ायद नौकरियाँ जो है वो कौम के नौजवानों को दी गई। तो मेरा ख्याल है जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो ज़ाहिर है अपना एक ताबनाक माजी रखती है और हमारे जितने भी MNAs MPAs रहे हैं वो उमूमन या तो दर्स व तदरीस भी करते हैं और साथ में उनकी जो है पार्लिमानी मसरूफियात भी होती हैं, शयूख होते हैं, ज़्यादातर शेखुल हदीस होते हैं, कोई शेख तफसीर होता है, वो एक तरफ मसनद हदीस पर हैं और दूसरी तरफ जो है वो पार्लिमान में आवाम की आवाज़ बनते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जमीयत उलमा इस्लाम के दामन पर कोई इस तरह का दाग नहीं है, करप्शन से बहुत अच्छी बात है। बेदाग माजी से सारी दीनी जमातों को और सबको महफूज रखे। नदीम ऐवान साहब, आपके मेरे ख्याल सूबा सिंध के अमीर हैं फैसल नदीम साहब, उनकी एक पिक्चर बड़ी वायरल हुई थी कि वो एक फुटपाथ के ऊपर लोगों के साथ बैठे हुए चाय पी रहे थे। तो क्या ये सादगी इक़्तिदार में आने के बाद भी बरकरार रहेगी? देखें जी, हम तो ये कहते हैं कि हम उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा को देख लें, खिलाफत जो थी उनको देख लें, हमने तो वहाँ से ही सारी चीज़ों को लेना है। अच्छा, जब वहाँ से लेना है तो उस वक़्त 22.5 लाख मुरब्बा मील के ऊपर होने वाली हुकूमत के बावजूद जिस अंदाज से अमीरुल मोमिनीन इलाकों में होते थे और अपने लोगों का ख्याल रखते थे, तो तरीका तो यही है कि हमारे पास बेहतरीन मिसालें वो मौजूद हैं। और आज यही लोग जो मेंबर महराब के मालिक हैं, जो मेंबर महराब पे मौजूद होते हैं, तो इन्होंने जब इस तरफ आए हैं तो अपना एक रोल अदा किया है। ये सादगी तो मैं कहता हूँ कि अवामी होने रहनुमा होने का यही एक सबूत है कि वो अवाम के दरमियान है। अच्छा। और अगर वो अवाम के दरमियान रहेगा तो अवाम उसको कबूल करेगी। इक़्तिदार में आने के बाद अगर वो अवाम के दरमियान नहीं रहेगा तो आइंदा उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बहुत ही खूबसूरत बात। तो हम ये समझते हैं कि अवामी रहनुमा उस वक़्त बंदा बन सकता है जब वो अवाम के दरमियान हो। अवामी मसाइल को वो उस वक़्त हल कर सकता है कि जब वो ख़ुद उन मसाइल से दो चार हो। और फिर हम ये कहते हैं कि जहाँ मैं अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाता हूँ,
जहाँ मैं अपना फैमिली का इलाज करवाता हूँ, जिस मोहल्ले में मैं रहता हूँ, जहाँ मुझे पानी का मसला है, जहाँ मुझे बिजली की लोड शेडिंग का मसला है, जहाँ मुझे बिजली के बिलों का मसला है, यही तो अवामी मसले हैं। जिन लोगों ने महंगाई को किताबों में पढ़ा है या जिन्होंने सर्दी गर्मी को खिड़कियों में से देखा है, उनको क्या पता है कि लोगों के मसाइल क्या हैं। तो मसाइल को हल करने के लिए तो किसी अवामी बंदे को अवाम के दरमियान से उठना पड़ेगा। इस वक्त जो मोरूसी सियासत है कि माँ के बाद अब बेटा आ गया और बाप के बाद अब बेटी आ गई, और उसके बाद मैं तो बल्कि बात समझूंगा कि इस वक्त जो सूरत हाल हुई है दीगर सियासी जमातों को, जो खुद को बहुत ज़्यादा ये समझते हैं कि हम सियासत में बहुत आगे हैं, टिकट की बंदर बांट इस तरह हुई है कि उन्होंने रिश्ते देखे हैं, उन्होंने ख़ानदान देखे, उन्होंने बरादरियां देखी हैं, पुराने सीनियर कारकुनों को नहीं देखा। और उन सीनियर कारकुनों का हक मारा गया जिन्होंने ज़िंदगी के कीमती तरीन साल अपनी पार्टी को दिए। इस वक्त उनमें से कोई ये फैसला नहीं कर सकता कि उसको पार्टी का किसी सीनियर पोस्ट पे होगा, पोस्ट के ऊपर या बेटा होगा या बेटी होगी या दामाद होगा या बिल्कुल करीबी किसी किस्म का जो समधी होगा, उसको लाके बिठाया जाएगा और वही सारा कुछ करेगा। तो मैं समझता हूँ कि अवामी जमात होने की हैसियत से अवाम के अंदर से लोगों को आना चाहिए। ये हमारा चेहरा जिसको आपने दिखाया, ये ऐसा नहीं है कि फ़ोटो सेशन है, किसी ने तस्वीर बनाई, वो तस्वीर वायरल हो गई, मगर हम समझते हैं यही लाइफ स्टाइल हमारा होना चाहिए, अभी भी आइंदा भी होगा। जी बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत बात इन्होंने की कि अवाम की हुक्मरानों की जो सादगी है यही अवाम देखती है, और अगर ये सादगी मैं समझता हूँ बरकरार रही तो बहुत करीब है कि यही वो लोग होंगे इस्लामी जमातें जो इंशाल्लाह इस मुल्क पे हुक्मरानी भी करेंगी, लोगों को हक वही अदा कर सकता है जो सही मानों में अल्लाह का हक जानता हो, जिसके अंदर तकवा होगा, जिसके अंदर खुलूस होगा, वो इस मुल्क की और इस्लाम की बेहतरीन खिदमत कर सकता है। हुजूर आप फरमाइएगा, अभी हमने इन जमातों के माजी के हवाले से आपसे तज़किया दिया, इनका मुस्तकबिल आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुस्तकबिल के बारे में बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर कोई तज़किया करना बहुत मुश्किल है। मुस्तकबिल बईद के बारे में भी तो क्या मैं समझता हूँ कि अब से थोड़ी देर बाद के लिए भी पाकिस्तान के जो अवामी जो मिजाज है ये बड़ा बिल्कुल एक अजीब सा मिजाज है कि रंग बदलते में देर नहीं लगती है। एक अच्छी उम्मीद है माजी के, जब हम माजी पे नज़र दौड़ाते हैं तो मुस्तकबिल के लिए एक अच्छी उम्मीद ज़रूर है बिल्कुल। और इनसे जो है ना मैं समझता हूँ कि, और ये एक चीज़ मुझे थोड़ी सी जो कमी महसूस हो रही है, इन सब को बहरहाल कहीं न कहीं किसी जगह बैठकर जो है ना एक सियासी हिकमत अमली, बेहतरीन बात, सियासी हिकमत अमली बनानी होगी और तभी जाके मामलात आगे बढ़ेंगे। अगर इसी तरह तन्हा करते रहे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये बिल्कुल अब्दुल जब्बार नासिर साहब ने एक बहुत ही अच्छी तवज्जो दिलाई कि इन जमातों को आपस में बैठना चाहिए, आपस में बैठ के एक क़ुव्वत मुत्तहिद होगी। इस मौजू पे इंशाल्लाह बात करते हैं वक्फे से आने के बाद। वक्फे से पहले हमारी बात चल रही थी कि इन जमातों का आपस में इत्तेहाद कैसे होगा, इस मौजू के ऊपर अभी हम थोड़ी सी बात करते हैं। लेकिन ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा जी, रिजवान स्वीट्स की बहुत ही खूबसूरत मिठाई। अभी ये इस कड़वे माहौल को हो सकता है मीठा भी करते, और इनकी मिठाई बड़ी मारूफ है पूरे कराची के अंदर। आपको फिर मैं एक मशवरा देता हूँ, जब भी आप कभी कोरंगी लांडी से गुजरो आप ज़रूर बतौर रिजवान स्वीट्स को एक दफ़ा ट्राई कीजिए। अभी हमने भी इंशाल्लाह प्रोग्राम के बाद ये खानी है। तो हुजूर ये फरमाइएगा, प्रोग्राम पे वक्फे से जाने से पहले हमारी बात चल रही थी, अब्दुल जब्बार नासिर साहब ने तवज्जो दिलाई, हम आपस में मुत्तहिद क्यों नहीं हो सकते? अगर हम आपस में मुत्तहिद हो जाएं तो मेरा ख्याल एक अच्छी क़ुव्वत बन जाएगी। मेरे ख्याल में इस वक्त जो इंतखाबात के मैदान में हर मजहबी जमात, दीनी जमात अपने कारकुनान को फील्ड में उतारा है, इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि जितना भी मतलब मजहबी टीम है ना, वो एक बड़ी ज़बरदस्त अंदाज से कोशिश कर रही है। अच्छा, वो जो मजहबी वोट है उसको गोया कि इस्लाम के पलड़े में या मजहब के पलड़े में डाल रही है। तो ये एक अच्छी बात है कि तमाम पार्टियों की पूरी टीम जो है उसमें यस्सु के साथ काम कर रही है। और लेकिन मेरे ख्याल में इतना कम अज़ कम, वैसे तो कुछ चीज़ें पहले होनी चाहिए थी, शायद वो अब न हो सके, लेकिन इतना हो सकता है कि कम अज़ कम जहाँ कहीं कोई मजहबी कैंडिडेट मतलब ए नहीं है और बी है, तो अगर हम ऐसा भी राह रस्म पैदा करें कि इस्लाम के हवाले से या मज़हब के हवाले से हम मजहबी लोगों के लिए एक दूसरे के लिए नरम गोशा पैदा करें और एक दूसरे को गाइड करें कि किसी सेक्युलर या बेदीन या कुमपरस जमात को वोट देने के बजाय मजहबी जमातों को वोट दिया जाए, तो उससे एक अच्छी रो बनेगी जो मुस्तक़बिल में हमें मज़ीद जो है मुश्तरका लाएमल के लिए तैयार कर लेगी। हुजूर ये फरमाइएगा कि ये जो बात हमारी चल रही है इत्तेहाद की, कि हम आपस में कम से कम जो इस्लामी जमातें हैं वो अगर मुत्तहिद हो जाए, जो कि अल्लाह ने कुरान में वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ कह के हमें एक होने की दावत दी है,
क्या कोई सूरत ऐसी मुमकिन है कि हम किसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हो जाएं और एक इत्तेहादी फ़िज़ा आवाम को दिखाएं? देखें, बस अब ये तो माजी करीब में बड़े तजर्बात भी हुए हैं और उसके समरात भी तमामी जमातों ने उठाए हैं और मेरी अपनी तजवीज़ भी यही होगी। क्यों, ज़ाहिर है होने के बाद फिर जुदा हो जाते हैं ना। अब ये मेरा ख्याल है बड़ों को बैठकर इन सारी चीज़ों का अगर पूरी तरह जायज़ा ले लेना चाहिए एक दफ़ा कि ऐसी क्या वजूहात होती हैं कि दोबारा से जो है वो फिर रास्ते अलग हो जाते हैं, लेकिन ख़त्म करना चाहिए, उन वजूहात को ख़त्म करना चाहिए। और जिस दौरान हम मेरा ख्याल है गुफ्तगू कर रहे हैं तो मैं एक चीज़ ज़रूरी समझूंगा कि हमारे बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जिसमें जो है वो मज़हबी जमातें अगर जिस तरह सहतो साहब फरमा रहे हैं कि अगर आपके पास हल्का खाली है तो आप वहाँ अपने बजाय इसके कि कोई दूसरी ऐसी जमात उसका फ़ायदा उठाए, तो एक मज़हबी जमात को फ़ायदा होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें भी अगर हों और इसी तरह एक शाइस्ता अंदाज में कैंपेनिंग के अंदर कम से कम अगर मज़हबी जमातें इस रवादारी की बुनियाद रखें कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है जिस तरह रिवायती जमातें इल्ज़ामात की सियासत करती हैं वो कम से कम ना हो। ज़ाहिर है हम अगर जमीयत उलमा इस्लाम की बात करें तो जमीयत उलमा इस्लाम की कोशिश ये रही है कि इस तरह की सियासत को परवान न चढ़ाया जाए, चाहे आप हुकूमत में हों, रहे हों या ना रहे हों, आपका जो भी किरदार रहा है, आप भी एक मैदान में आवाम के सामने हैं, अदालत में हैं, अवामी अदालत में, और हम भी अदालत में। तो अगर हमारी जो मज़हबी जमातें हैं इन्हें बखूबी अंदाज़ा है कि मज़हबी जमातों के जो अकाबरीन हैं या उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है और वो कौम के सामने है, और सिर्फ इल्ज़ामी सियासत अगर लिबरल सियासी जमातों की तरह की जाएगी तो मेरा ख्याल है उससे इंतखाबी माहौल कशीदा होगा। तो ये एक रिवायत अगर पड़ जाए कि शाइस्ता अंदाज में एक दूसरे के लिए कम अज़ कम लिबरल्स और सेकुलर तंजीमों के मुकाबले में इलेक्शन कैंपेन में जो है वो रुकावटें ना हो, तो ये भी बहुत अच्छा मशवरा है जी। नदीम ऐवान साहब, आपसे एक सवाल ये जानना चाहूँगा कि अभी सुनने में आया, बल्कि मीडिया के ऊपर देखा गया है कि आपके जो मरकज़ है वहाँ पर शारा फैसल पे ग़ालिबन मुस्लिम लीग हाउस, वहाँ पे मुस्तफ़ा कमाल साहब भी आए और औरंगज़ेब फ़ारूकी साहब भी आए, तो ये क्या चल रहा है ये मामला? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये जो इलेक्शन है ये किसी पार्टी का नहीं, इस वक्त पाकिस्तान का इलेक्शन है। बिल्कुल सही। और जब इत्तेहाद की आपने बात की तो मई में हमने मफाद हमें पाकिस्तान का, हमें असल मफाद पाकिस्तान का देखना है। मैंने पहले भी बात की थी कि कोई भी किसी को वोट डालेगा तो इसीलिए डालेगा कि वो पाकिस्तान को कहाँ तरक्की की तरफ लेके जा सकता है। और दूसरी बात है कि मरकज़ी मुस्लिम लीग ने सियासत के अंदर हमने ना स्लोगन दिया सियासत इखलाक के साथ, सियासत वक़ार के साथ, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि मई में एक सीरीज़ शुरू की कि कराची, कोयटा, पेशावर और फिर मीनार पाकिस्तान पे इत्तेहाद कॉन्फ्रेंसेस करना शुरू किया और उसमें पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को उसमें मदऊ किया कि वो आएँ और एक स्टेज के ऊपर खड़े होकर हम पाकिस्तान की बात करें। पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं है कि हम इस वक्त एक दूसरे के हवाले से बात करके मज़ीद मामलात को ख़राब करें। और जहाँ तक सियासत की बात है, हम इस वक्त भी ये समझते हैं कि जहाँ मुमकिन हो, ये ना सियासत का, जमहूरियत का हुसन है कि आप सीट एडजस्टमेंट करते हैं, हाँ आप लोगों के साथ इत्तेहाद बनाते हैं। अगर मैं पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की बात करूँ या मजहबी जमातों की बात करूँ, हर हलके में इनके पास वोट मौजूद है, मगर क्या वो वोट इनको कामयाबी दिलाने के लिए काफ़ी है? मैं समझता हूँ कि ये वो वोट है जो किसी के साथ भी मिलकर किसी को कामयाब करेगा और किसी को नाकाम बना देगा। इस वोट का जो अपने आप को पहचानने वाला काम है, हमें ये करना चाहिए। और नंबर 2 ये है कि जहाँ पर भी कोई मजहबी या सियासी जमात है, हम पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए किसी जगह पे कोई ऐसा उम्मीदवार कि जो हम समझते हैं कि वो वहाँ दीगर उम्मीदवारों के मुकाबले में बेहतर है, हम उसकी हमायत भी करें, हम उस इलाके के अंदर जो है अपने लोगों के साथ खड़े होकर कंपेन भी करें और हम उस इलाके के मामलात को, असल जो मसाइल हैं, कि ऐसा नुमाइंदा वहाँ से मुंतखब हो जो वहाँ के मसाइल का हल निकाल सके। तो ये पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का ये मंशूर भी है और हम इसके ऊपर इस वक्त अमली तौर पे आगे बढ़ भी रहे हैं। मुल्क भर में बहुत सारी सियासी जमातों के साथ हमने, कई जमातों ने हमारी हमायत की, बाज़ जगह पे हमने लोगों की हमायत की, सीट एडजस्टमेंट की, और यही वजह है कि हम इस वक्त पुरअज़म हैं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस मरतबा का जो इलेक्शन है उसमें मरकज़ी मुस्लिम लीग रिजल्ट देगी इंशाअल्लाह। चलो जी, बहुत अच्छी बात है, बाहमी इत्तेहाद होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो नदीम ऐवान साहब ने भी कही, बहुत ही खूबसूरत बात थी कि सारे मफादात एक तरफ रख दिए जाएँ। इस वक्त मुल्क का मफाद सबसे ज़्यादा हमें अजीज़ होना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस वक्त एक तासुर है कि जिस जमात को बिल्कुल खुल के काम करने की इजाज़त हो, उसके सर के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट का हाथ होता है। कहीं आपके साथ भी वही मामला तो नहीं चल रहा है?
नहीं, हमारे साथ किस तरह मामला चल रहा होगा, खुल के काम करने का जो इस वक्त मौका दिया, नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं एक अर्ज कर रहा हूँ कि इस वक्त तो एक ही जमात है जिसको खुल के काम करने का मौका दिया जा रहा है कि उनके केसेस को ख़त्म कर दिया गया, एयरपोर्ट के ऊपर उनका सरकारी इस्तकबाल किया गया, हर जगह पे उनके लिए रास्ते क्लियर किए गए, केसेस इतने ख़त्म किए गए। मैं समझता हूँ वो जो 50 रुपये का स्टाम्प पेपर बना के भेजा गया था, वो 50 रुपये नकद वापस देना उनके लिए बाकी रह गया। अच्छा, इस वक्त सूरत हाल यह है कि सियासी तौर पे जो सोशल मीडिया पे नज़र आ रहा है कि इलेक्शन होगा नहीं होगा, इसके ऊपर तो अभी बात कोई नहीं कर रहा, कन्फ्यूजन है, वज़ीर आज़म कौन होगा, ये माहौल कौन दे रहा है। हमारे मामले में अगर हम काम कर रहे हैं तो हम तो अपनी बिसात के मुताबिक कोशिश कर रहे हैं। ये ज़रूर है कि हमारे काम के ऊपर जो सरकारी मशीनरीज है या मेयर कराची है या मुल्क के दीगर हिस्सों में वो रुकावटें तो खड़ी की जा रही हैं। अलबत्ता कुछ पार्टियां हैं, सिंध के अंदर एक पार्टी है जो हर जगह पे आरोज उनकी मर्जी के आ रहे हैं, उनके जो है ना दीगर मामलात उनकी मर्जी के तरतीब दिए जा रहे हैं, हल्का बंदियां उनकी मर्जी की हो रही हैं। उधर पंजाब के अंदर एक वो पार्टी है जिसको जो है ना हर तरह से इस्तकबाल किया जा रहा है, तो बात तो उन पर करनी चाहिए। इन जमातों ने जो अभी काम का आगाज़ किया इनको तो इस बात पर हौसला अफजाई और शाबाश होनी चाहिए कि इन हालात के अंदर और महदूद वसाइल के साथ इन्होंने अपने काम को आगे बढ़ाना शुरू किया। अच्छा जी, बड़ी खूब गुफ्तगू की थी। और अभी इसकी आखिरी गुफ्तगू हम अब्दुल जब्बार नासिर साहब से इसके ऊपर तज़िया ले लेते हैं कि इस पूरी मजलिस का जो खुलासा है, अब्दुल जब्बार नासिर साहब, वो अगर आप अपने लफ्ज़ों में बयान करें। देखिए, बुनियादी तौर पर मेरे ख़्याल से साथियों ने जो गुफ्तगू की है, इस पे से दो चीज़ें जो अगर इंतखाबी माहौल को मद्देनज़र रखें, मुमकिन इंतखाबी नताइज को मद्देनज़र रखें, तो इसका खुलासा यही लगता है मुझे कि जो मजहबी जमातें हैं उन्हें कम अज़ कम अपने अंदर गुंजाइश पैदा करते हुए, एक तो जैसे समीर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि अपनी गुफ्तगू में कम अज़ कम रवादारी का मुज़ाहरा करें, इस हद तक जो है ना जाएं कि एक दूसरे को जवाबी जो है ना हमले हों, वो उससे थोड़ा सा दरगुज़र करें, इल्ज़ाम तराशी से परहेज़ करें। और एक उमूमी हमारा एक तासुर ये बन गया है कि जो MPA बनता है, MNA बनता है, सेनेटर बनता है या जो सियासी तौर पर कामयाब होता है वो करप्शन करता है। ऐसा नहीं, इस मुल्क में जिनको आप सेकुलर कहते हैं मैं और आप उनको अगर उनकी ज़िंदगियों को पढ़ेंगे तो वो वलीउल्लाह से कम नहीं होती हैं। और आम लोग ये समझते हैं कि जो लोग आते हैं वो लूट मार करते हैं। आप जब इनके प्रिविलेजेस पढ़ेंगे जो अरकान असम्बली है तो आप परेशान होंगे कि ज़िंदगी इनकी कैसे गुजरती है। ये वो जानते हैं, उनका अल्लाह जानता है, उनकी सफ़ेद पोशी बरकरार रखते हैं। और मजहबी जमातों के लिए मेरे ख़्याल से सीट एडजस्टमेंट अच्छी चीज़ है और अभी भी मौका है इनके पास, जहाँ जिसकी अच्छी पोजीशन है उसके हक़ में थोड़ा सा अपने आप को। लेकिन जमात इस्लामी के बारे में आप क्या कहेंगे? वो तो नहीं इस पे तैयार। वो उनका अपना, देखिए आप जमाती हिकमत अमली है, वो मैं उस पर के बारे में कुछ कहने से कासिर हूँ। हाँ, एक चीज़ बड़ी मुझे आप अगर इजाज़त दें तो ये है कि इस वक्त मेरे ख़्याल से ज़रूरत इस बात की है कि हम जब पूरी दुनिया बिलखुसूस इस खित्ते का मुताला करते हैं तो हालात ऐसे हैं कि शख्सियात के बजाय मेरे ख़्याल से पाकिस्तान की सलामती, इस्लामी नज़रिए की सलामती और उसकी बका के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। और सबसे पहले इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें। शख्सियात आती जाती रहती हैं। इस वक्त नौजवान तबके के अंदर जो एक जहर सा फैला हुआ है शख्सियत परस्ती का, इसके लिए मेरे ख्याल से मजहबी जमातों को किरदार अदा करना चाहिए। जी, बहुत ही उम्दा गुफ्तगू हमारी रही। ये सियासी बैठक के अंदर मुख्तलिफ मजहबी सियासी जमातें यहाँ पर मौजूद थीं और सब ने इस बात के ऊपर इत्तेफाक और इत्तेहाद किया कि बात वही होनी चाहिए, काम वही होना चाहिए जो मुल्की मफाद के अंदर हो। अपनी ज़ाती अना को छोड़ के, अपनी ज़ाती हैसियत को छोड़ के बहैसियत मुसलमान और एक पाकिस्तानी हमने अपना किरदार अदा करना है। मुझे उम्मीद है कि इस गुफ्तगू से बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे ख़ुसूसन जो हमारे वोटर्स हैं उनकी बहुत सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई होंगी। बाकी हर शख्स की अपनी राय है और हर शख्स की राय का एहतराम बहुत ज़रूरी है। अल्लाह करीम हमें अक्ल सलीम अता फरमाए, हमें हक़ की समझ अता फरमाए, ऐसे हाकिम को मुंतखब करने की समझ अता फरमाए जो इस्लाम और पाकिस्तान के हक़ में हो। आखिर में फिर एक दफ़ा रिजवान स्वीट्स का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, रखशिंदा पब्लिक स्कूल का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जी, जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया। अल्लाह करीम पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, अल्लाह करीम ख़ात्मा हमारा इस्लाम पे फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।